सड़क पर कार चलाते समय अगर अचानक से लाल बत्ती दिख जाए तो क्या होता है? आमतौर पर सीधे ब्रेक पर पैर जाता है। हाँ, बिल्कुल। और रबर के जो टायर होते हैं वो सड़क पर घर्षण मतलब फ्रिक्शन पैदा करते हैं और कार कुछ ही मीटर के अंदर सुरक्षित रुक जाती है। सही बात है, बहुत ही रोजमर्रा का काम लगता है ये। एग्जैक्टली। लेकिन अब जरा एक अलग दृश्य की कल्पना की जाए। 10,000 टन वजन वाली एक लोहे की विशालकाय मशीन जो अ, 110 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से दौड़ रही हो। और वो भी लोहे की पटरियों पर। हाँ, तो उस भारी भरकम ट्रेन को एक लाल सिग्नल देकर रोकना कोई कार रोकने जैसा साधारण खेल तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं, जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। तो आज के हमारे इस गहन अध्ययन या डीप डाइव का विषय यही है। रेल ज्ञानांजलि यूट्यूब चैनल के एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो के आधार पर आज हम रेलवे सुरक्षा के एक बेहद गंभीर विषय का विश्लेषण करेंगे, जिसे रेलवे की तकनीकी भाषा में स्पैड यानी SPAD कहा जाता है। हाँ, तो आज का हमारा मिशन यही समझना है कि ये स्पैड आखिर है क्या और ये इतना खतरनाक क्यों माना जाता है। तो कार वाली जो उपमा थी ना, वो स्थिति की फिजिक्स को बहुत अच्छी तरह सामने रखती है, लेकिन सच्चाई इससे भी कहीं ज्यादा जटिल है। मतलब और भी ज्यादा खतरनाक। हाँ, रेलवे की दुनिया में स्पैड कोई साधारण तकनीकी खामी या छोटा मोटा अलर्ट नहीं है। इसका पूरा नाम है सिग्नल पास्ट एट डेंजर। सिग्नल पास्ट एट डेंजर। बिल्कुल, ये रेलवे सुरक्षा का वो खौफनाक बिंदु है, वो अंतिम रेखा है जहां सिस्टम के बनाए गए सारे गणित फेल हो जाते हैं। मतलब जो सुरक्षा कवच हैं वो टूट जाते हैं। हाँ, और एक छोटी सी चूक भयानक दुर्घटना का रूप ले सकती है। सीधे शब्दों में कहें तो जब कोई ट्रेन बिना अनुमति के लाल सिग्नल को पार कर जाती है तो उसे स्पैड कहा जाता है। जब हम बिना अनुमति के कहते हैं तो पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे कोई जानबूझकर नियम तोड़ रहा है। जैसे लोग सड़क पर ट्रैफिक सिग्नल जंप करते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक ट्रेन तो पटरियों से बंधी होती है ना। सड़क पर अगर कोई खतरा आए तो इंसान स्टीयरिंग घुमाकर दिशा बदल सकता है। ट्रेन में तो स्टीयरिंग घुमाकर दाएं बाएं करने का कोई विकल्प ही नहीं होता। वही तो ये तो स्पष्ट है कि कोई भी लोको पायलट जानबूझकर अपनी और हजारों यात्रियों की जान जोखिम में डालकर लाल सिग्नल नहीं तोड़ेगा। हाँ, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है जिसे दूर करना जरूरी है। रेलवे में लाल सिग्नल या डेंजर सिग्नल का मतलब सिर्फ रुकने का सुझाव देना नहीं आता। तो फिर इसका असल मतलब क्या होता है? इसका तकनीकी मतलब ये है कि जिस ब्लॉक सेक्शन या ट्रैक के आगे के हिस्से में ट्रेन जाने वाली है उसके लिए सिस्टम ने क्लियरेंस नहीं दी है। अच्छा, मतलब वो रास्ता साफ नहीं है। हाँ, शायद उसी ट्रैक पर कुछ किलोमीटर आगे कोई दूसरी ट्रेन खड़ी हो या स्टेशन पर पटरियों का अलाइनमेंट उस दिशा में सेट ही नहीं है। बाप रे। इसलिए लाल सिग्नल पार करना कोई बगावत नहीं है, बल्कि एक भयानक कैलकुलेशन मिस्टेक या किसी गहरे तनाव का परिणाम होता है। और एक बार ट्रेन लाल सिग्नल पार करके उस डेंजर जोन में घुस गई तो फिर पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचता। आगे जो भी खतरा है उससे टकराव लगभग तय हो जाता है। तो अगर ये जानबूझकर नहीं होता और दांव पर हजारों जानें लगी हैं तो सवाल ये उठता है कि केबिन के अंदर ऐसा क्या गलत हो जाता है। वही ना, कोई एक सीधा कारण तो है नहीं इसका। मतलब एक पूरी तरह से प्रशिक्षित पेशेवर इतने बड़े लाल सिग्नल को कैसे पार कर सकता है? इसके लिए इंसान और मशीन के उस जटिल रिश्ते को समझना होगा। बिल्कुल। ट्रेन के केबिन में घंटों तक एक ही जगह बैठे रहना, ट्रैक की एक जैसी आवाजें सुनना, ये सब दिमागी थकान या फटीग का बहुत बड़ा कारण बनता है। अगर इससे मनोवैज्ञानिक भाषा में समझें तो ये हाईवे हिप्नोसिस जैसा है, या रेलवे के संदर्भ में कहें तो एक तरह का माइक्रो स्लीप स्टेट। माइक्रो स्लीप। हाँ। मतलब आंखें खुली हैं लेकिन दिमाग सो रहा है। एग्जैक्टली। लोको पायलट भी एक इंसान है, कोई रोबोट तो है नहीं। जब दिमाग लगातार घंटों तक एक ही तरह के दृश्य देखता है, इंजन का कंपन महसूस करता है और वो पहियों की एक समान क्लैक क्लैक आवाज। हाँ, तो वो दिमाग एक ऑटो पायलट मोड में चला जाता है। सतर्कता में कुछ सेकंड की ये कमी बहुत भारी पड़ सकती है। और यहीं पर वो फिजिक्स का क्रूर नियम लागू होता है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी, मोमेंटम। हाँ, हजारों टन भारी और तेज रफ्तार ट्रेन की जो ब्रेकिंग दूरी या ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होती है। और ये ब्रेकिंग दूरी का गणित तब और भी डरावना हो जाता है जब इसमें खराब मौसम का तड़का लग जाता है। बहुत सही कहा, मौसम एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर कल्पना की जाए कि बाहर सर्दियों का मौसम है और उत्तर भारत में घना कोहरा छाया हुआ है, इंजन के शीशे से 50 मीटर आगे का दृश्य भी साफ नहीं है। विजिबिलिटी
एकदम शून्य हो जाती है। हाँ, अब एक इंसान को ये सटीक अनुमान लगाना है कि ब्रेक कब लगाया जाए ताकि ट्रेन ठीक लाल सिग्नल से पहले रुक जाए। जो कि बहुत मुश्किल है। हम्म अगर एक 100 की रफ्तार से चल रही ट्रेन को रुकने के लिए 1 किलोमीटर की दूरी चाहिए और पायलट को घना कोहरा होने के कारण सिग्नल सिर्फ 100 मीटर दूर से दिखाई देता है। तो वो उस समय इमरजेंसी ब्रेक लगा भी दे तब भी कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, ट्रेन फिसलते हुए सिग्नल को पार कर ही जाएगी। ये तो इंसानी दिमाग पर बहुत बड़ा बोझ है। यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। रबर और डामर की सड़क के मुकाबले लोहे के पहियों और लोहे की पटरी के बीच पकड़ बहुत कम होती है। क्योंकि दोनों सतह एकदम चिकनी होती है ना। हाँ, इसी वजह से ब्रेक लगने के बावजूद ट्रेन बहुत लंबी दूरी तक फिसलती है। जब कोहरे या भारी बारिश की वजह से विजिबिलिटी लगभग 0 हो जाती है तो पायलट सिर्फ अपनी आंखों पर निर्भर नहीं रह सकता। मतलब शारीरिक थकान और शून्य दृश्यता दोनों एक साथ मिल जाते हैं और तब इंसानी दिमाग सिग्नल की दूरी और ट्रेन की भारी भरकम रफ्तार का सही तालमेल नहीं बिठा पाता। इसे ही तकनीकी भाषा में ब्रेकिंग दूरी का गलत अनुमान कहते हैं। और यही स्पैड का बहुत बड़ा कारण है। बिल्कुल। इसके अलावा कभी-कभी सिग्नलिंग सिस्टम में तकनीकी खराबी भी गुमराह कर सकती है, पर ऐसा बहुत कम होता है। तो चूंकि इंसान की अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाएं हैं और मौसम जैसी प्राकृतिक बाधाओं पर तो किसी का नियंत्रण है नहीं, हाँ, नेचर को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो सिर्फ ड्राइवर के कौशल पर हजारों लोगों की जान तो नहीं छोड़ी जा सकती ना। बिल्कुल नहीं, सिस्टम में कुछ बैकअप होना चाहिए। हम फिजिक्स के नियमों को तो बदल नहीं सकते, लेकिन एक ऐसी तकनीकी ढाल जरूर बना सकते हैं जो मानवीय चूक को हादसे में बदलने से रोक ले। और यहीं पर भारतीय रेलवे की आधुनिक तकनीकें तस्वीर में आती हैं। जैसे कि VCD यानी विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस। अगर इसकी कार्यप्रणाली को समझा जाए तो ये आजकल की स्मार्ट वॉच के उस इनएक्टिविटी अलार्म जैसा लगता है। अच्छा, वो जो बैठे रहने पे बजता है। हाँ, जो लगातार बैठे रहने पर बजने लगता है कि अब उठकर थोड़ा चल लेना चाहिए। स्मार्ट वॉच का अलार्म एक अच्छा शुरुआती बिंदु है, लेकिन VCD का काम करने का तरीका और उसका उद्देश्य कहीं ज्यादा गहरा और मैकेनिकल है। मतलब वो सिर्फ पल्स रेट नहीं मापता? नहीं, स्मार्ट वॉच तो मोशन सेंसर से काम करती है और उसका उद्देश्य सेहत सुधारना है। लेकिन ट्रेन के इंजन में लगा VCD सीधे तौर पर लोको पायलट के फिजिकल इनपुट्स को ट्रैक करता है, ताकि सैकड़ों जानें बचाई जा सके। एग्जैक्टली। ये डिवाइस लगातार ये देखता रहता है कि क्या पिछले 60 सेकंड के अंदर पायलट ने इंजन में कोई गतिविधि की है। गतिविधि मतलब किस तरह की? जैसे क्या उसने रफ्तार में कोई बदलाव किया है, क्या उसने हॉर्न बजाया है, या क्या उसने अपने पैरों के पास लगे हुए एक खास डेड मैन पेडल को दबाया है। डेड मैन पेडल? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 60 सेकंड तक केबिन में इंसान की तरफ से मशीन को कोई कमांड नहीं मिला, हाँ, कोई बटन या पेडल नहीं दबाया गया, तो मशीन ये खुद मान लेती है कि ड्राइवर या तो सो गया है या बेहोश हो गया है या किसी वजह से नियंत्रण में नहीं है। सटीक विश्लेषण, यही इसका मुख्य सिद्धांत है। 60 सेकंड तक कोई भी गतिविधि ना होने पर सिस्टम सबसे पहले एक अलर्ट देता है जिसमें एक पीली बत्ती जलती है। ओके, एक वार्निंग लाइट। हाँ, अगर अगले 8 सेकंड तक कोई मानवीय प्रतिक्रिया नहीं होती तो एक बहुत तेज अलार्म बजने लगता है, जो पायलट को जगाने के लिए होता होगा। बिल्कुल। और अगर फिर भी अगले 8 सेकंड तक लोको पायलट उस अलार्म को एक्नॉलेज नहीं करता, यानी कोई बटन या पेडल नहीं दबाता, तो VCD सिस्टम समझ जाता है कि अब हालात बेकाबू हैं। बाप रे, फिर क्या होता है? वो तुरंत ट्रेन का नियंत्रण अपने हाथ में लेता है, इंजन की पावर सप्लाई काट देता है और ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक लगा देता है। अरे वाह, ये तो एक बहुत ही शानदार बैकअप है जो ड्राइवर के ऑफलाइन होते ही मशीन को सुरक्षित रूप से रोक देता है। हाँ, स्पैडो रोकने में ये बहुत कारगर है। लेकिन ये तो एक स्तर की सुरक्षा हुई जो ड्राइवर के इनएक्टिव होने पर काम करती है। लेकिन उस स्थिति का क्या जहां ड्राइवर पूरी तरह से एक्टिव हो? मतलब जाग रहा हो। हाँ, जाग रहा हो, हॉर्न भी बजा रहा हो, लेकिन कोहरे या गलत आकलन की वजह से वो ये समझ ही ना पाए कि आगे लाल सिग्नल है। और ब्रेक लगाने का सही समय निकल चुका हो। एग्जैक्टली। यहाँ तो VCD भी काम नहीं आएगा क्योंकि ड्राइवर तो एक्टिव है, पेडल दबा रहा है। बिल्कुल। यहीं पर कवच नाम की वो तकनीक सामने आती है जिसकी आजकल बहुत चर्चा है। हाँ, कवच सिस्टम। ये भारत का अपना स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है ना? हाँ, और इसका काम करने का तरीका विज्ञान का एक बेहतरीन नमूना है। तो ये VCD से कैसे अलग है?
कवच असल में वीसीडी से कई पीढ़ी आगे की तकनीक है। ये सिर्फ ड्राइवर की हरकतें नहीं देखता, बल्कि ये ट्रेन की रफ्तार, ट्रैक की वास्तविक स्थिति और आने वाले सिग्नल के बीच एक डिजिटल संपर्क बनाए रखता है। लगातार बात करता रहता है मतलब? हाँ, इसके पीछे की तकनीक बहुत दिलचस्प है। रेलवे ट्रैक पर हर 1 किलोमीटर या कुछ दूरी पर स्लीपर्स के बीच RFID टैग्स लगे होते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले टैग्स। बिल्कुल, जब ट्रेन इन टैग्स के ऊपर से 130 की रफ्तार से गुजरती है, तो इंजन के नीचे लगा स्कैनर उस टैग से सटीक लोकेशन खींच लेता है कि ट्रेन इस वक्त एग्जैक्टली कहाँ पर है। हाँ, और इसके साथ ही स्टेशनों पर लगे UHF रेडियो टावर ट्रेन के इंजन को लगातार ये डेटा भेजते रहते हैं कि अगला सिग्नल कितनी दूर है और उसका रंग क्या है। तो इसका मतलब है कि इंजन के अंदर बैठा कवच का कंप्यूटर लगातार एक जटिल गणित हल कर रहा है। बैकग्राउंड में लगातार। उसे पता है कि ट्रेन की रफ्तार क्या है, उसे ये भी पता है कि अगला सिग्नल लाल है और वो ठीक 2 किलोमीटर दूर है। हाँ, सब डेटा उसके पास है। तो वो अपने आप कैलकुलेट कर लेता है कि इस भारी मोमेंटम वाली ट्रेन को अगर लाल सिग्नल से पहले रोकना है तो ब्रेक किस पॉइंट पर लगने शुरू हो जाने चाहिए। और यही कवच की सबसे बड़ी ताकत है, इसका डायनामिक ब्रेकिंग कर्व। डायनामिक ब्रेकिंग कर्व, ये क्या होता है? वो केबिन में लगी स्क्रीन पर लोको पायलट को लगातार दिखाता रहता है कि आगे लाल सिग्नल है और ब्रेक लगाने का समय करीब आ रहा है। मतलब पायलट को वार्निंग मिलती रहती है। हाँ, अगर लोको पायलट खुद सही समय पर ब्रेक लगाना शुरू कर देता है तो कवच चुपचाप बैकग्राउंड में काम करता रहता है, वो कोई दखल नहीं देता। अच्छा, मतलब वो इंसान के काम में अड़ंगा नहीं डालता जब तक सब सही चल रहा हो। बिल्कुल, लेकिन जैसे ही सिस्टम को ये महसूस होता है कि ड्राइवर ने जो ब्रेक लगाए हैं वो नाकाफी है या उसने बिल्कुल ब्रेक नहीं लगाए हैं, और इस रफ्तार से ट्रेन निश्चित रूप से लाल सिग्नल पार कर जाएगी, तो कवच तुरंत सिस्टम को ओवरराइड कर देता है। वो ड्राइवर के फैसले का इंतजार किए बिना खुद ब खुद इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई कर देता है। अरे गजब! एक तरह से ये ट्रेन के चारों ओर एक अदृश्य रक्षात्मक आवरण बना देता है। बिल्कुल सही कहा, एक रेडियो फ्रीक्वेंसी का रक्षा कवच जो स्पैट की घटना को होने से ठीक पहले ही रोक देता है। तकनीक का ये जाला बहुत ही मजबूत और सुरक्षित महसूस होता है ना? RFID टैग्स, ऑटोमेटिक ओवरराइड ब्रेक्स, ये सब सुनकर एक पल के लिए ऐसा लगता है कि अब तो सब कुछ मशीनों के हवाले कर देना चाहिए। इंसान की जरूरत ही क्या है, ऐसा लगता है। हाँ, लेकिन मशीनें भी तो फेल हो सकती है ना। बिल्कुल, मशीन आखिर मशीन है। जब तक सिस्टम को चलाने वाला इंसान गहराई से प्रशिक्षित नहीं होगा, सुरक्षा का ये घेरा अधूरा ही रहेगा। इसलिए चालक दल के प्रॉपर ट्रेनिंग का कोई विकल्प नहीं है। लोको पायलट का काम सिर्फ एक लीवर खींचना या धकेलना नहीं होता। प्रशिक्षण की गहराई और उसके महत्व को अक्सर बहुत कम आंका जाता है। हाँ, लोग सोचते हैं कि बस पटरियों पे ट्रेन चलानी है, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन रेलवे में एक बेहद सख्त प्रक्रिया होती है जिसे रूट लर्निंग कहते हैं। रूट लर्निंग? हाँ, एक लोको पायलट को किसी भी नए रूट पर अकेले ट्रेन चलाने की अनुमति तब तक नहीं मिलती जब तक कि वो उस रूट के हर एक मोड़, ढलान, पुल और सबसे महत्वपूर्ण हर एक सिग्नल की सटीक लोकेशन को अपने दिमाग में पूरी तरह न छाप ले। मतलब उसे पूरा रास्ता कंठस्थ होना चाहिए। बिल्कुल, उसे पता होना चाहिए कि अगर रात के अंधेरे में या कोहरे में बाईं तरफ एक खास आकार का पेड़ या कोई इमारत गुजरी है तो ठीक उसके 500 मीटर बाद एक सिग्नल आने वाला है। अरे बाप रे, ये तो एक पूरा मानसिक नक्शा या मेंटल मैप हो गया। और असल में खराब मौसम में यही सबसे बड़ा हथियार होता है। जब कोहरे में कुछ दिखाई नहीं देता तो ये ट्रेनिंग और अनुभव ही उन्हें बताता है कि ब्रेकिंग कब शुरू करनी है। और इस मानसिक नक्शे और ट्रेनिंग को सपोर्ट करने के लिए ही रेलवे के कुछ ऐसे नियम हैं जो अक्सर हम आम लोगों की समझ से परे होते हैं। हाँ, लोग अक्सर रेलवे के नियमों से परेशान हो जाते हैं। एक आम यात्री के नजरिए से देखा जाए तो अक्सर स्टेशनों के पास ट्रेन की धीमी गति से बहुत चिढ़ होती है। हाँ, कि बस पहुंचने वाले हैं और ट्रेन रेंगने लगी। बिल्कुल, जब ट्रेन किसी बड़े जंक्शन के पास पहुंचने वाली होती है तो आउटर सिग्नल पर वो एकदम धीमी हो जाती है। उस समय बहुत झुंझलाहट होती है कि बस स्टेशन सामने दिख रहा है, जल्दी प्लेटफॉर्म पर पहुंच क्यों नहीं जाती। लेकिन असल में ये स्पीड रिस्ट्रिक्शन या गति नियंत्रण की जो व्यवस्था है वो बहुत जरूरी है। क्या यही धीमी गति असल में पायलट को वो जादुई रिएक्शन टाइम देती है? एग्जैक्टली। स्टेशनों के पास का पूरा इलाका रेलवे नेटवर्क का सबसे जटिल और खतरनाक हिस्सा होता है। वहाँ कई पटरियां आपस में क्रॉस कर रही होती हैं। हाँ, ढेरों पॉइंट्स होते हैं जो ट्रेन की दिशा बदलते हैं। और बहुत सारे सिग्नल एक साथ लगे होते हैं।
अगर उस भूल भुलैया में कोई ट्रेन 100 की रफ्तार से घुसेगी तो लोको पायलट के पास किसी भी सिग्नल को पढ़ने और उस पर प्रतिक्रिया देने का समय 0 होगा। तो रफ्तार कम होने से रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है। हाँ, और सिर्फ रिएक्शन टाइम ही नहीं, ब्रेकिंग दूरी भी घातांकीय रूप से मतलब एक्सपोनेंशियली कम हो जाती है। 100 की रफ्तार पर रुकने के लिए जहां 1 किलोमीटर चाहिए, वहीं 30 की रफ्तार पर ट्रेन कुछ 100 मीटर में ही रुक सकती है। बिल्कुल। इसलिए स्टेशन के पास वो धीमी गति असल में कोई देरी नहीं है, बल्कि वो यात्रियों की जान बचाने का सबसे मजबूत प्रोटोकॉल है। तो इस पूरे विश्लेषण और डीप डाइव को अगर एक धागे में पिरोया जाए तो ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि स्पैड सिग्नल पास्ट है डेंजर सिर्फ एक ड्राइवर की लापरवाही या किसी तकनीकी खराबी का नतीजा नहीं है। नहीं, ये बहुत सी चीजों का मिला-जुला परिणाम है। ये भारी भरकम मशीनों की फिजिक्स, इंसानी दिमाग की सीमाओं और मौसम की मार के बीच चलने वाले एक लगातार संघर्ष का परिणाम है। और इसीलिए इस खतरनाक समस्या का समाधान भी किसी एक दिशा से नहीं आता, बल्कि ये एक त्रिकोण है। त्रिकोण, हाँ। पहला कोना है कड़ा मानवीय प्रशिक्षण और रूट का मानसिक नक्शा, दूसरा है कवच और वीसीडी जैसी एडवांस तकनीकी ढाल। और तीसरा है गति नियंत्रण, जैसे सख्त रेलवे नियम। बिल्कुल। जब ये तीनों मिलकर एक सिंक में काम करते हैं तभी रेलवे का वो विशालकाय नेटवर्क सुरक्षित रूप से काम कर पाता है। भारतीय रेलवे में कवच प्रणाली का विस्तार जिस तेजी से हो रहा है, ये पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में स्पैड की घटनाएं इतिहास बन जाएंगी। तकनीक उस मानवीय फटीग या गलत आकलन को पूरी तरह से बेअसर कर देगी। ये सुरक्षा के लिहाज से एक बहुत ही सकारात्मक तस्वीर है। हमने आज विस्तार से जाना कि कैसे लोको पायलट की थकान, कोहरे की धुंध और भारी ट्रेन के मोमेंटम का जो घातक कॉकटेल बनता है, उसे हमारी तकनीक और कड़ी ट्रेनिंग मिलकर हरा रही है। जहां इंसान अपनी लिमिटेशंस के कारण थक सकता है, वहां मशीन एक सतर्क साथी की तरह मौजूद रहती है। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले एक विचार ऐसा है जो लगातार दिमाग में घूम रहा है। कैसा विचार? आज कवच और वीसीडी जैसी तकनीकें इंसानी गलतियों को सुधारने के लिए एक बैकअप की तरह बेहतरीन काम कर रही हैं। हाँ, सिस्टम को सुरक्षित बना रही हैं। लेकिन भविष्य में जब ये सिस्टम इतने ज्यादा एडवांस हो जाएंगे कि ट्रेनें पूरी तरह से मशीनों और ऑटोमेशन के हवाले हो जाएंगे, तो क्या लोको पायलट का काम सिर्फ स्क्रीन देखना रह जाएगा? एग्जैक्टली। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इंसान को ट्रेन पर पूरा नियंत्रण रखने की आदत ही छूट गई, मैनुअल कंट्रोल की प्रैक्टिस खत्म हो गई और किसी दिन ये कवच सिस्टम अचानक फेल हो गया, तो क्या हम किसी नई तरह की तकनीकी स्पैड का शिकार होंगे? जहां सिस्टम फेल हो जाए और इंसान को पता ही ना हो कि ट्रेन कैसे रोकनी है। हाँ, इंसान पूरी तरह से भूल चुका हो कि मैनुअल तरीके से इमरजेंसी में हालात कैसे संभालते हैं। ये तकनीकी निर्भरता का वो पहलू है जिस पर भविष्य में बहुत गहराई से सोचने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, ये एक बहुत ही वैलिड और डराने वाला सवाल है। खैर, रेलवे सुरक्षा जैसे इस अहम और जटिल विषय पर इतनी गहराई से चर्चा करने के लिए ये डीप डाइव बहुत शानदार रही।